आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं और सामाजिक प्रक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कि निरंतर रूप से जो अंतःक्रिया होती है, जो व्यवहार संपन्न किया जाता है, वही आपकी सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। और इसको समाजशास्त्रियों ने 3 भागों में बांटा था: सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया और असंगठनात्मक या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। आज हम बात करेंगे असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं वे होती हैं जो समाज में विघटन को जन्म देती हैं, यानी समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में बिखराव का काम करती है, अव्यवस्था का काम करती है, संगठन के स्तर पे विघटन पैदा करती हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं को विघटनात्मक प्रक्रिया या असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की श्रेणी में रखा जाता है। असहयोगी जो समाज में विघटन या अव्यवस्था को पैदा करती है, उसके अंतर्गत हम प्रतिस्पर्धा की बात कर सकते हैं। संघर्ष की बात कर सकते हैं। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी समाज में व्यवधान पैदा करती हैं, विघटन पैदा करती हैं। तो क्रम से हम इनका एक एक लेके चर्चा करेंगे कि प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धा किस तरह से समाज में विघटन को पैदा करती है, और संघर्ष किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और समाज में किस तरह का व्यवधान ये प्रक्रियाएं पूर्ण करती हैं। हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा, जिसे हम कहते हैं कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा तब पैदा होती है जब सीमित सदस्यों लक्ष्य होते हैं और अनेक लोग इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संघर्ष भी यही होता है, किंतु संघर्ष में हिंसा की भावना होती है, अभिव्यक्ति होती है, जबकि प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती। प्रतिस्पर्धा के कुछ नियम होते हैं और कुछ निश्चित कारण होते हैं, और वो नियम ऐसे नहीं होते जो किसी को धोखेबाजी या संघर्ष को महत्व देते हों। प्रतिस्पर्धा में नियम लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन को सीमित कर देते हैं। जब इन सीमित साधनों का उल्लंघन हो जाता है तो प्रतिस्पर्धा ही संघर्ष का रूप ले लेती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 दुकानदार हैं, वो एक दूसरे से अधिक धन कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें से एक दुकानदार यदि कम कीमत में अच्छी वस्तुएं देने लगता है तो दूसरा दुकानदार प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है। अब या तो दूसरा दुकानदार भी उसी के समान कीमतें कम कर दे या उसकी कीमतों से भी कम कर दे, तब तो प्रतिस्पर्धा में बाजी मार जाएगा। वह मार पीट कर पहले दुकानदार को दुकान बंद करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। इस दिशा में प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप ले लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा की प्रकृति काफ़ी परिवर्तनशील है। इसमें सफलता भी मिल सकती है, महत्वाकांक्षाओं का विकास भी हो सकता है, इसमें असफलता भी प्राप्त हो सकती है, और प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों में तनाव या संघर्ष को भी पैदा कर सकती है। प्रतिस्पर्धा में सामान्यतः प्रतिस्पर्धा करने वालों से सीधा संपर्क पाया जाता है। ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई परीक्षा देते हैं तो परीक्षार्थी एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते, वो एक दूसरे से परिचित नहीं होते कि कौन कौन इसमें प्रतिभागी है कौन। लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि हमने 2 व्यापारियों की बात की, उनमें वो जानते भी हैं, उनमें संपर्क भी होता है, इसके बावजूद भी वो प्रतियोगी हो सकते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश प्रतिस्पर्धा में अवैयक्तिक संबंध होते हैं, न कि संघर्ष की तरह वैयक्तिक। दो प्रतिभागी व्यापारी चाहे परस्पर प्रत्यक्ष संपर्क न रखें, किंतु फिर भी अप्रत्यक्ष संपर्कों के द्वारा एक दूसरे की व्यापारिक गोपनीय व योजनाओं का वह पता कर पाते हैं। अतः हम संपर्क वैयक्तिक व अवैयक्तिक संबंधों के आधार पर स्पर्धा और संघर्ष को नहीं समझ सकते। हम इन दोनों को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हिंसा व अहिंसा के आधार पर ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में अवैयक्तिक संबंध भी हो सकते हैं और वैयक्तिक संबंध भी हो सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है तो वो संघर्ष का रूप धारण कर लेता है, और जब लक्ष्य को अहिंसात्मक साधनों द्वारा प्राप्त किया जाए तो वो उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें तीसरे पक्ष का प्राय महत्व होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं दो व्यापारियों की, तो इसमें तीसरा पक्ष होगा ग्राहक, कस्टमर, क्योंकि इन व्यापारियों में जो ग्राहक को प्रलोभन देने की, उनको लुभाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो उसी पर टिकी हुई होती है। तो इस तरह से संघर्ष हमेशा सीधा होता है, किंतु प्रतिस्पर्धा अधिकांश समय अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती है। इस तरह से जब समाजशास्त्री गिलेन एंड गिलेन देखते हैं प्रतिस्पर्धा को, तो वह समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक क्रिया है जिसके अंतर्गत विरोधी व्यक्ति या समूह किसी जनता का पक्ष या प्राथमिकता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तथा उन व्यक्तियों का उस समूह से अपने हित के समर्थन में पक्षपातपूर्ण अपील करते हैं, न कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा या आतंक का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक तरीका है, एक विधि है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पे, उपयुक्त विशेषताओं के आधार पे हम प्रतिस्पर्धा के कार्यों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों समूह की इच्छा पूर्ति का एक श्रेष्ठ साधन होता है। समाज में कोई चीज तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो। व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किसी वस्तु को पाकर अधिक प्रसन्न भी होता है, इसकी अपेक्षा कि उसे बिना प्रतियोगी कोई चीज, उदाहरण के लिए जैसे एक राजदूत, विजय, स्कूटर, जैसे कि हम एक प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो उसमें पद कम होते हैं और प्राप्त करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसका समाज में ज़्यादा महत्व होता है और वो इच्छा, उस पावर को देखकर उसकी इच्छा पूर्ति का एक साधन भी महत्वपूर्ण होता है। प्रतिस्पर्धा तीसरे पक्ष की आवश्यकताओं को सर्वश्रेष्ठ प्रकार से पूर्ति का एक साधन भी है। जैसा कि हमने कहा, प्रतिस्पर्धा में तीसरा पक्ष भी पाया जाता है। जैसे दो प्रतिभागी व्यापारियों के बीच तीसरा पक्ष होता है ग्राहक, या अनेक IAS प्रतियोगियों के लिए तीसरा पक्ष होती है सरकार। प्रतियोगिता से तीसरे पक्ष को सर्वाधिक लाभ होता है, उसके पास श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, प्रतिभाओं को चुनने के अवसर होते हैं। तो प्रतिस्पर्धा अनेक विकल्प प्रस्तुत कर जीवन व उद्देश्य प्राप्ति को सुविधाजनक बना देती है। इसके साथ हम बात करें, प्रतिस्पर्धा से सामाजिक वर्ण या यौन चुनाव आदि भी प्रभावशाली होता है, क्योंकि जैसे हम शादी के टाइम जब वर और या वधू का चयन करते हैं तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा होती है कि सबसे योग्यतम व्यक्ति को किस तरह की जीवन साथी मिलेगा या अयोग्यतम व्यक्ति को किस तरह की साथी की मिलने की संभावनाएं हैं। तो हमेशा एक प्रभावशाली चुनाव का एक द्वार खोलती है प्रतिस्पर्धा। दूसरी चीज है कि प्रतिस्पर्धा विभिन्न प्रकारात्मक समूह में सदस्यों का चयन करती है। चूँकि विभिन्न समूहों में विभिन्न प्रकार के कार्य और पद बटे हुए होते हैं,
कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को करना चाहता है तो दूसरा कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य कार्य को। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा श्रम का विभाजन भी करती है। समाज के सभी कार्य मिलकर ही समूचे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः प्रतिस्पर्धा से समाज में एकता भी रहती है, क्योंकि श्रम विभाजन में विभिन्न कार्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। अतः प्रतिस्पर्धा संस्थानों को वांछित व योग्य व्यक्ति दिलाती है और व्यक्तियों को संस्थाएं। प्रतिस्पर्धा से एकत्रित हुए लोग फिर अपने संगठन बना लेते हैं, जिसे हम यूनियन की संज्ञा देते हैं। प्रतिस्पर्धा विभिन्न व्यावसायिक समूहों में एकता स्थापित करने का काम भी करती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टरों में आपस में प्रतिस्पर्धा, हर एक डॉक्टर चाहता है कि वह अधिक से अधिक मरीज देखें, उसके पास आएँ, किंतु जब बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा, एक कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है तो ये लोग आपस में भी समझौता कर लेते हैं, अपनी यूनियन बना लेते हैं, या जब कोई स्पेशल से संबंधित कोई समस्या आती है तो स्पेशली ये यूनियन बनाकर उसका विरोध करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा अनेक प्रकार की है। उपयुक्त व्याख्या में हम ये भी देख सकते हैं कि जब प्रतिस्पर्धा जब उच्च दिशा में चलती है तब तक वह प्रकारात्मक है, किंतु जब प्रतिस्पर्धा गलत दिशा का अनुकरण करने लगती है तो वह अप्रकारात्मक परिणाम के रूप में हमें दिखाई देने लगती है और वो समाज के लिए घातक होती है। इसीलिए इसे असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। और जब वो हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है तो वो संघर्ष में बदल जाती है। यानी जब तो प्रतियोगी परस्पर प्रतियोगिता में एक दूसरे से व्यक्तिगत दुश्मनी करने लग जाएं, शारीरिक रूप से संघर्ष करने लग जाएं, तो यही प्रतिस्पर्धा का स्वरूप विघटनकारी होता है, समाज के लिए घातक होता है और इसीलिए इसे असामाजिक प्रक्रिया के रूप में रखा गया है। अब बात करते हैं, जैसे कि कूले ने स्पष्ट कहा है कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापक तो प्रदान बनाती ही है, इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के अनुसार कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति नए तरीकों का अन्वेषण करता है तथा अपने कल्याण के साथ साथ समूह कल्याण को भी देखता है। अतः इससे प्रगति के अवसर भी बराबर बने रहते हैं। ये सही है कि प्रतिस्पर्धा ने आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित किया है, किंतु तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप कुछ भयंकर अपकार्य भी हम देख सकते हैं समाज में। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा को हम एक सीमा विशेष तक तो प्रकारात्मक है, किंतु उसके बाद उसकी प्रकृति विघटनात्मक घातक हो जाती है, जो समाज के हितों को चुनौती देती है। इसी के कारण इसे समाज के लिए असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। अब हम बात करें कि प्रतिस्पर्धा किस रूप में हो सकती है, कितने प्रकारों में हो सकती है, तो गिलियन ने प्रतिस्पर्धा को 2 भागों में बांटा है। टाइप ऑफ कंपटीशन की बात करते हैं तो उन्होंने एक तो कहा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है, पर्सनल कंपटीशन होता है, एक अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा होती है यानी इम्पर्सनल कंपटीशन। अब व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विभिन्न लोगों में व्यक्तिगत उद्देश्यों को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे नेतृत्व व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा संघर्ष के रूप में भी देखी जा सकती है। और प्रतिस्पर्धा का दूसरा प्रकार अवैयक्तिक है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा न होकर समूह के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। यद्यपि प्रतियोगी 2 व्यक्ति होते हैं लेकिन वे समूह की ओर से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए 2 राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा या किसी खेल में 2 क्लबों के बीच प्रतिस्पर्धा भी अवैयक्तिक रूप में देखी जा सकती है। इसके साथ ही जब हम प्रतिस्पर्धाओं की बात करते हैं तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके स्वरूप को लेकर भी विभिन्नता प्रकट की है। जैसे कुछ समाजशास्त्री आर्थिक प्रतिस्पर्धा की बात की, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा की बात की, कुछ ने परिस्थिति और कार्य को लेकर प्रतिस्पर्धा की बात की है, कुछ प्रजातीय प्रतिस्पर्धाओं की बात भी करते हैं। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है तो सामाजिक प्रक्रिया,
किंतु ये समाज में विघटन को पैदा करती है, समाज में संघर्ष को पैदा करती है। चाहे वह एक सीमा तक प्रकारात्मक हो सकती है कि जैसे शांतिपूर्वक हम किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं और उसमें एग्जाम देते हैं और पास होते हैं, तो वो चयन करने का जो आधार है वो भी प्रतिस्पर्धा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ को चयनित किया जाता है। वहाँ तक ये प्रक्रिया एक सकारात्मक रूप में देखी जा सकती, किंतु जब यही प्रतियोगी परीक्षाएं हिंसात्मक रूप धारण कर लेती हैं, भेदभाव के रूप में अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं या उसमें संघर्ष की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, तो समाज में विघटन को पैदा करती है, समाज में अस्थिरता को पैदा करती हैं और संघर्ष की ओर अग्रसर होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा का ही जो अगला स्वरूप है, संघर्ष, यानी प्रतिस्पर्धा में जब हिंसा का भाव पैदा हो जाता है तो उसे हम संघर्ष कहते हैं। तो हम संघर्ष को समझते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की बात करेंगे। धन्यवाद।